In this question, a circular disk of diameter d lies horizontally inside a metallic hemispherical ball of radius a. The disk is just visible to an eye looking over the edge. The bowl is now filled with a liquid. Now, the whole of the disk is just visible to the eye in the same position. Find refractive index of the liquid. तो स्टार्टिंग में यहाँ पे कोई लिक्विड नहीं है और ये जो पर्सन है इसके जो आई है वो बस केवल ये महसूस कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ रखा हुआ है। इस पूरे डिस्क को नहीं देख पा रहा है, जस्ट इसकी एज को यहाँ से देख पा रहा है। तो जस्ट विजिबल है ये एज। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम ये एनालिसिस कर लेते हैं कि वो बाकी को क्यों नहीं देख पा रहा है या फिर किसका, और लिक्विड भरने के बाद में क्या होता है कि वो देख पा रहा है यहाँ पे। तो पहले जब लिक्विड फिल नहीं किया गया तब की सिचुएशन को यहाँ पे लेते हैं। तो सपोज़ ये जो ऑब्जर्वर की आई है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर थी और वो डिस्क के इस पॉइंट को देख पा रहा है। आई को जस्ट मैं एक पॉइंट से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इस पॉइंट को क्यों नहीं देख पा रहा, डिस्क के इस हिस्से को क्यों नहीं देख पा रहा वो? तो किसी भी चीज़ को हम कब देख पाते हैं? जब वहाँ से रेज़ हमारी आइज़ में आती हैं। तो यहाँ से इस पॉइंट से रेज़ इसकी आइज़ में आ रही हैं तो उसको वो देख पा रहा है यहाँ पर। अब ये जो पॉइंट है यहाँ से तो रेज़ हर एक डायरेक्शन में जा रही होंगी, इधर भी जा रही होंगी, लेकिन इस रे की मदद से तो ये इसको देख नहीं पाएगा यहाँ पर। ये इसकी आई तो यहाँ पर है और इस नैरो रीजन के अंदर अंदर जो रेज आएंगी वही इसके आई में जा सकती है यहाँ पे। तो जस्ट मैं क्या करता हूँ, इस आई को पॉइंट मानते हुए इस पॉइंट को मिलाने की कोशिश करता हूँ और देखता हूँ कि जो रे इधर आ रही थी इसके आई की तरफ उसका क्या हुआ। तो आप देख सकते हो जो रे यहाँ से चली होगी बीच में ब्लॉक हो गई वो। ये जो स्फेरिकल यहाँ पर मेटेलिक क्यों लिखा हुआ है, मेटेलिक का सिंपली मतलब है कि ये मेटेलिक अगर है तो इसे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ में मत जोड़ के देखो। यहाँ पे मेटलिक का मतलब हम इतना निकाल सकते हैं कि इट इज़ नॉट ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ठीक है, इसी वजह से नहीं देख पा रहा। तो यहाँ से जो रेज जा रही हैं वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे क्योंकि बीच में यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल नहीं है। इसी तरीके से बाकी पॉइंट्स के साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा। इस पॉइंट से जो रेज जा रही होंगी वो कुछ इस तरीके से जा रही होंगी जो कि यहाँ पर ब्लॉक हो जाएंगी। तो वो सिर्फ इसी पॉइंट को देख पा रहा है। जब यहाँ पर लिक्विड फिल कर दिया जाएगा तो लिक्विड फिल करने के केस में यहाँ पर अब सिचुएशन कैसे बदलती है वो देखते हैं। लेट अस सी दैट। तो यहाँ पर आई थी और मैं जस्ट इस कॉर्नर पॉइंट से इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देता हूँ। तो जो हमने लिक्विड नहीं भरा था तो इस कॉर्नर पॉइंट से यहाँ से जो रेस बिल्कुल सीधी जा रही थी वो इसके आई से पहुँच रही थी। अब लिक्विड पूरा फिल यहाँ तक कर दिया गया इसमें। तो लिक्विड फिल कर दिया गया और लिक्विड सरफेस हॉरिजॉन्टल है तो जो नॉर्मल होगा यहाँ पे वो नॉर्मल वर्टिकल हो जाएगा। तो सपोज़ यहाँ पर एक वर्टिकल नॉर्मल, तो जो रे सीधी ऐसे निकल पा रही थी अब क्या होगा यहाँ पे आने के बाद में, क्योंकि बाहर रेयर मीडियम होगा तो वो डेविएट हो जाएगी और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो इस तरीके से निकल जाएगी। तो जो रे ऐसे आई थी वो इस तरीके से निकल गई, तो वो इसकी आइज़ में नहीं गई। इस पॉइंट को वो कैसे देख पा रहा होगा? तो इस पॉइंट को देखने के लिए, क्योंकि एक पॉइंट से बहुत सारी रेज निकलती हैं, तो जस्ट मैं एक बस यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी ले रहा हूँ कि लेट्स से कि यहाँ कोई रे पहुँची, यहाँ पहुँचने के बाद में फिर वो डेविएट हो गई और डेविएट होकर के सीधी आई में पहुँच गई। तो हो सकता है कि अब वो इस पॉइंट को इस तरीके से देख पा रहा हो सकता है कि अब वो डिफरेंट पॉइंट्स को भी देख पाए। जैसे मान लीजिए इस पॉइंट को भी हो सकता है कि वो देख पाए, क्योंकि अब उसकी मजबूरी नहीं है कि वो सीधे ही देखेगा। यहाँ पर कोई रे यहाँ से गई और यहाँ जाने के बाद में इट कैन टर्न लाइक दिस कि वो इसके आइज में पहुँच जाए, ठीक है। तो इस तरीके से वो डिफरेंट पॉइंट्स को अब यहाँ पर देख पाएगा। ये तो तय है कि अब वो ज़्यादा पॉइंट्स को यहाँ पर देख पाएगा, लेकिन पूरे को अभी भी देख पाएगा कि नहीं देख पाएगा। तो इसमें क्वेश्चन में यहाँ पर ये गिवन है कंडीशन कि नाउ द होल ऑफ द डिस्क इज जस्ट विजिबल। तो जस्ट विजिबल का केस हमको लेना है, अभी भी क्रिटिकल केस लेना है यहाँ पर। तो हमें ऑब्वियस है कि जब ये पॉइंट जस्ट दिखने लग जाए उसी को लेना पड़ेगा, उसी केस को लेना पड़ेगा। और इस पॉइंट के जस्ट दिखने की कंडीशन हमारे पास में यहाँ पर क्या होगी, उसी कंडीशन को लेते हुए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो जैसे मान लीजिए इसे जो रे इस तरीके से निकलेगी तो उससे तो देख नहीं पाएगा ये, क्योंकि जैसे जैसे आप इधर बढ़ते जाओगे तो यहाँ पर अब छोटा सा ही पार्ट यहाँ पर अवेलेबल है और अगर सीधी नॉर्मल रे निकलती है तो उसे नहीं देख पाएगा। थोड़ी यहाँ पर ऑब्लिक इस तरीके से जाएगी तो वो मान लीजिए कुछ ऐसे निकल गई। तो ये जो देख पा रहा है इसको, तो मैं एक अलग डायग्राम बना करके यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो मैं बिल्कुल कॉर्नर वाली रे ले लेता हूँ जो बिल्कुल लास्ट यहाँ पर जा सकती है। तो बिल्कुल कॉर्नर वाली यहाँ पे रे हो गई और ये जो रे है, क्योंकि ये बिल्कुल इस कॉर्नर से होते हुए ही देख रहा है, तो कॉर्नर वाले पॉइंट से जो रे है उसको इस डायरेक्शन के अलोंग मुड़ना चाहिए, इस डायरेक्शन के अलोंग उसको बैंड होना चाहिए, तभी वो जो यहाँ पर ये जो डेविएटेड रे है वो डेविएटेड रे, रिफ्रैक्टेड रे इसके आई में पहुँच सकती है। तो ये जो रे यहाँ पर दिखाई गई थी और इसके बाद में यहाँ पर ये जो रे है यहाँ से इस तरीके से जा रही है, तो क्योंकि बिल्कुल कॉर्नर वाली यहाँ पर ये रे है
और इसी पॉइंट से इसका रिफ्रैक्शन होना है, तो उसके बाद में इसको इस लाइन के अलोंग होना पड़ेगा। जो रिफ्रैक्टेड रे है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसको इस लाइन के अलोंग होना पड़ेगा, तभी जाकर के वो इसको देख पाएगा। तो ये क्रिटिकल केस हो गया कि जस्ट यहाँ से जो रे इस तरीके से निकल रही है वो इसके पास पहुँच रही है, इससे जस्ट पहले वाले पॉइंट पे जो रे यहाँ से जा रही होगी तो वो इससे ऊपर निकल जा रही होगी, और जस्ट यहाँ पर जो रे यहाँ पर पहुँची है इंसिडेंट रे वो रिफ्रैक्ट होने के बाद में इसके पास पहुँच रही है। तो दिस इज़ द क्रिटिकल केस, ये क्रिटिकल केस होगा यहाँ पर। और इससे पहले वाले के लिए कैसे देख पा रहा है वो मैंने यहाँ बता दिया है कि कोई रे यहाँ पहुँची मुड़ के यहाँ पहुँच गई, कोई रे इससे यहाँ पहुँची और मुड़ के यहाँ पहुँच गई। लेकिन क्रिटिकल केस इस पॉइंट के लिए कि जो रे बिल्कुल कॉर्नर से होते हुए रिफ्रैक्ट हुई है वो सीधे इस लाइन को पकड़ते हुए इससे मिलेगी, तभी ये इस चीज़ को देख पाएगा इन द क्रिटिकल केस। तो अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मैं फाइनल एक डायग्राम तैयार कर लेता हूँ, और अब सारी कैलकुलेशन के लिए मैं इस डायग्राम को यूज़ कर रहा हूँ। आई एम यूजिंग दिस डायग्राम फॉर माई कैलकुलेशंस फर्दर। ठीक है, तो इस डायरेक्शन के अलोंग यहाँ पर ये इसको देख पा रहा है। और फाइनली यहाँ पर ये हुआ था कि यहाँ से जो रे यहाँ से इंसिडेंट हुई थी ये आपका नॉर्मल का डायरेक्शन होगा जो कि वर्टिकल होगा। तो नॉर्मल एट दिस पॉइंट विल बी वर्टिकल, और वो इधर की तरफ पकड़ के इसके पास पहुंच जाएगा। तो हमें इसका यूज़ करते जाना है इसमें। और जो पैरामीटर्स हमें यहाँ पे दिए गए, इसका तो हमें डायमीटर दिया गया है d, और ये जो हेमिस्फेरिकल बाउल है इसका रेडियस हमें यहाँ पर दिया गया है, दिस रेडियस इज़ गिवन एज a। ठीक है, दिस मच इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन। और इन सारे इन्फॉर्मेशन से जो लिक्विड यहाँ पे बीच में फिल किया गया, मैं इसको उतना नहीं दिखा रहा हूँ जिससे कि डायग्राम जो है थोड़ा क्लियर रहे यहाँ पे, क्योंकि अब हमने यहाँ पे फिज़िक्स देख ली है इसकी। ठीक है, ऑलमोस्ट सारी फिज़िक्स देख ली है, एक स्नेल्स लॉ वगैरह लगाएंगे बस फिज़िक्स में, बाकी सब कुछ ज्योमेट्री का पार्ट है अब यहाँ पर इसमें। तो सॉल्व करने के लिए मैं ये जो एंगल है, दिस इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस एंगल को मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि दिस एंगल इज़ थीटा, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है इसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ दिस एंगल इज़ फाई। और ये नॉर्मल हो गया जो कि इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के परपेंडिकुलर यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में, तो जो नॉर्मल है वो वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ पर हो जाएगा। स्नेल्स लॉ अगर हम लगाते हैं तो स्नेल्स लॉ हमें बताता है कि म्यू साइन थीटा, मैं रिफ्रैक्टेड एक्स को म्यू मान रहा हूँ इसमें, तो म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू साइन फाई। तो म्यू कैलकुलेट करने के लिए सिंपली हमें साइन थीटा और साइन फाई कैलकुलेट करने होंगे इन टर्म्स ऑफ ए एंड डी। जो भी ए और डी हमको यहाँ पर दिए गए उनके टर्म्स में हमें यहाँ पर ये साइन थीटा और साइन फाई पता करने होंगे। अब ऑब्वियस है कि ये अब साइन थीटा और साइन फाई पता करना ज्योमेट्री टिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम है, और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आप देखोगे बहुत बार क्या होता है कि हम फिज़िक्स को तो समझ जाते हैं लेकिन बहुत बार ज्योमेट्री में उलझ कर रह जाते हैं। ज्योमेट्री सॉल्व करना समटाइम्स ईजी नहीं होता है। तो जितनी ज्योमेट्री मुझे आती है, जितना मैं समझ पाता हूँ, उसके अकॉर्डिंगली मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। हो सकता है इसके और अल्टरनेट सॉल्यूशंस हो यहाँ पर, और वो भी सोचे जा सकते हैं, क्योंकि इट इज़ अप टू ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में हम किस तरीके से सोचते हैं, कई बार ज्योमेट्री में बहुत ईजी सॉल्यूशंस भी निकल करके आ जाते हैं, कई बार हम डिफरेंट डायरेक्शन में चले जाते हैं, तो दैट कैन बी टफ ऑल्सो। तो जहाँ तक फेज़ की बात है, फेज़ हमने यहाँ पर एनालाइज कर लिया इसका कि यहाँ पर जब लिक्विड फिल नहीं किया गया था तब क्या सिचुएशन थी, लिक्विड फिल करने के बाद में क्या सिचुएशन है, एंड व्हाट इज़ द क्रिटिकल केस। क्रिटिकल केस यहाँ पर क्या है कि फाइनली यहाँ से जो बिल्कुल कॉर्नर का पॉइंट है वहाँ से जो रे चले वो इस लाइन को पकड़ते हुए इस आइज में चली जाए। ठीक है, तो दिस इज़ द क्रिटिकल केस कि जस्ट विजिबल वाला केस हो जाएगा। अब मेरा कंसंट्रेशन इसके ऊपर है कि साइन थीटा और साइन फाई वगैरह यहाँ पर कैसे कैलकुलेट होंगे इन टर्म्स ऑफ डी एंड ए। तो मैं यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि इस पॉइंट से इस सेंटर के पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूँ। क्यों कर रहा हूँ उसको भी मैं बोलूँगा, बताऊँगा। यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हो गया यहाँ से। सपोज़ इस एंगल को मैंने यहाँ पर अल्फ़ा अज्यूम कर लिया, तो ये वाला जो एंगल है ये एंगल भी यहाँ पर अल्फ़ा हो जाएगा। और मेरी ये कोशिश यहाँ पर रहेगी कि ये जो थीटा फाई वगैरह है उसको मैं अल्फ़ा के टर्म्स में ले आऊँ। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा ले आऊँ। क्यों लेके आ जाऊँ ऐसा, क्योंकि ये जो ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा है, जो राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर बन रहा है, अल्फ़ा वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, इसमें आपको ये लेंथ पता है, ये ए के बराबर होगी, ये भी आपको पता होगा ये d/2 के बराबर हो जाएगा। तो ये जो ट्राइंगल है ये कम्प्लीटली नोन है, इसमें आप साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा जो भी निकालना होगा आप निकाल सकते हो। तो अगर आप किसी भी तरीके से थीटा और फाई को इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा कैलकुलेट कर लो तो जो लाइफ है वो आसान हो जाएगी, और हम इसमें इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे, म्यू की वैल्यू को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो लेट अस सी कि वो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें मैं अब आगे बढ़ता चला जाता हूँ। तो यहाँ पर ये जो एंगल है, ये एंगल यहाँ पे फाई है, जो वर्टिकल लाइन है और ये वाली जो लाइन है ये एंगल फाई है। तो आप ये बोल सकते हो डेफिनेटली, ये थोड़ा मैं इसको मिला देता हूँ। तो यहाँ पर ये भी एक
एक बड़ा राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिखाई देगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरी लाइन इस तरीके से, तो एक बड़ा राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिखाई देगा। और इस बड़े राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये जो कंप्लीट एंगल है, ये कंप्लीट एंगल फाइव हो जाएगा, क्योंकि ये और ये जस्ट अपोजिट एंगल है तो फाइव हो जाएगा। अगर ये फाइव हो गया तो आप बोल सकते हो कि दिस एंगल इज़ 90 माइनस फाइव, दिस एंगल इज़ 90 माइनस फाइव। इसके बाद में अब यहाँ पर कुछ है कि यहाँ पर जो सर्किल की थ्योरम्स वगैरह होती हैं, कुछ ज्योमेट्री होती है, उसका मैं यूज़ कर रहा हूँ। सपोज़ ये एक यहाँ पर एक जस्ट एक कॉर्ड है, ठीक है, सर्किल का एक कॉर्ड है, यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ की हुई है, या फिर कह लीजिए ये एक आर्क है यहाँ से यहाँ तक। ये आर्क सेंटर पे 2 अल्फ़ा एंगल सबटेंड करता है, और यही जो आर्क या फिर ये जो कॉर्ड है यहाँ पे, ये सर्किल के इस पॉइंट पे कितना एंगल सबटेंड करता है। तो ये वाला एंगल अगर आप देखोगे तो दिस एंगल विल बिकम 5 माइनस थीटा, ये वाला एंगल, दिस वाला एंगल जो हो जाएगा, ये वाला जो एंगल हो जाएगा 5 माइनस थीटा। तो ये जो यहाँ पे कॉर्ड है, यहाँ पे 2 अल्फ़ा एंगल सबटेंड कर रहा है, यहाँ पे यही जो कॉर्ड है वो 5 माइनस थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। और सर्किल की जो प्रॉपर्टी होती है उससे हमको पता होता है कि सेंटर पर जितना एंगल सबटेंड करेगा उसका हाफ होगा यहाँ पर ये, ठीक है, या फिर यहाँ पर जो एंगल सबटेंड करेगा वो इसका डबल होगा यहाँ पर इसमें। तो अब मैं इसका यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर इसमें। तो सेंटर पे जितना एंगल सबटेंड होगा, सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड हो रहा है यहाँ पे 2 अल्फ़ा, और यहाँ पे कितना एंगल सबटेंड हो रहा है 5 माइनस थीटा। क्या रिलेशन होगा इसमें, तो इस एंगल का डबल होगा ये वाला एंगल, ठीक है। तो दिस इज़ द बेसिक प्रॉपर्टी, और अल्फ़ा इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 5 माइनस थीटा। कुछ तो आगे बढ़े हम यहाँ पर इसमें 5 और थीटा में इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा एक रिलेशन आ गया, तो थोड़ा हम यहाँ पर जिस डायरेक्शन में मैंने सोचा था उस डायरेक्शन में थोड़ा सा बढ़ते हम आगे यहाँ पर दिख रहे हैं। इसके बाद एक और इसी तरीके का यहाँ पर आर्क या फिर ऐसा है इसमें, वो आप विजुलाइज़ करो। जैसे ये वाला आर्क है यहाँ पर, ये वाले कॉर्ड है और उससे ये वाला आर्क है। ये कॉर्ड या आर्क जो है वो आप देख सकते हो कि इतना एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, दिस इज़ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। और यही जो है वो यहाँ पर कितना एंगल सबटेंड कर पा रहा है 90 माइनस फाइव। अगेन उसी तरह की प्रॉपर्टी काम में आ जाएगी यहाँ पे। तो ये 90 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, यानी ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है 90 माइनस अल्फ़ा। इसका हाफ एंगल यहाँ पर सबटेंड होगा, तो 90 माइनस अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। सेंटर पर जितना एंगल होगा उसका हाफ कर दें तो ये उसके बराबर होना चाहिए 90 माइनस फाइव। यहाँ से आप डायरेक्टली 5 और अल्फ़ा में रिलेशन निकाल सकते हो, और एक बार 5 अल्फ़ा के टर्म्स में आ गया तो थीटा भी फिर अल्फ़ा के टर्म्स में आ जाएगा, और इससे क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ दिख जाएगा। तो यू कैन से दैट कि यहाँ पर ये इसको आप इधर लेके चले जाओ, या फिर आप यहाँ पर अल्फ़ा आपको कैलकुलेट करना तो आप इसको इधर ले आओ। तो 90 सॉरी यू हैव टू कैलकुलेट 5, तो 5 कैलकुलेट करना है। 5 इज़ इक्वल टू हो जाएगा, 5 को मैं इधर लेकर के आ गया, तो 90 माइनस अल्फ़ा बाई 2, तो इट विल बिकम 90 प्लस अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। डायरेक्टली 5 जो है वो मैंने कैलकुलेट कर लिया, 5 इज़ इक्वल टू 90 प्लस अल्फ़ा बाई 2। इस 5 की वैल्यू को आप यहाँ पर इसमें पुट करो तो आपको थीटा मिल जाएगा। तो थीटा की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ यहाँ पे 5 माइनस अल्फ़ा, ठीक है, यहाँ से 5 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। 5 की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर रखी है वो रख दो, तो 90 प्लस अल्फ़ा बाई 2 माइनस अल्फ़ा, इट विल गिव 90 माइनस अल्फ़ा बाई 2। तो जो हमने सोचा था कि थीटा और फाई को मैं अल्फ़ा के टर्म्स में ले आऊँ, तो वैसा हमने कर लिया है इसमें। नाउ वी कैन पुट द वैल्यूज़ इन दिस इक्वेशन एंड लेट अस सी कि क्या हो रहा है इसके बाद में। तो म्यू इज इक्वल टू साइन फाई डिवाइडेड बाय साइन थीटा। साइन फाई की वैल्यू अगर आप यहाँ पर रखते हो, यानी कि फाई की वैल्यू अगर आप यहाँ पर रखते हो, तो इट इज़ 90 प्लस अल्फ़ा बाई 2, यानी अभी भी कुछ ट्रिग्नोमेट्री में जाना पड़ेगा आगे। और साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू अगर आप यहाँ पर रखते हो, तो थीटा की वैल्यू हमने कितने कैलकुलेट करी है 90 माइनस अल्फ़ा बाई 2, तो दिस इज़ 90 माइनस अल्फ़ा बाई 2। अब यहाँ पे अगेन प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आप इनकी वैल्यूज़ को नहीं देख पाओगे। आप अल्फ़ा साइन अल्फ़ा की वैल्यू लिख सकते हो, साइन 90 प्लस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा इनकी वैल्यू लिख सकते हो, लेकिन एक 2 आ रहा है यहाँ पर। इस 2 को हटाने के लिए अब जो मेरे माइंड में आ रहा है अकॉर्डिंगली मैं एक्ट कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंगली। तो कॉस 2 थीटा जो होता है दैट इज़ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, या फिर साइन स्क्वायर थीटा इज़ 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और साइन थीटा में लिखूंगा तो इसका अंडर रूट आ जाएगा। यानी मैं चाहता हूँ ये 2 हट जाए यहाँ से, तो मैं कॉस 2 थीटा में कन्वर्ट कर रहा हूँ इसको। तो पूरे पे रूट लगाते हुए 1 माइनस कॉस 90 प्लस अल्फ़ा बन जाएगा ये, और यहाँ पर ये 1 माइनस कॉस
90 माइनस अल्फ़ा बन जाएगा। कॉस 90 प्लस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा हो जाएगा, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे 1 माइनस साइन अल्फ़ा आ जाएगा, तो 1 प्लस साइन अल्फ़ा डिवाइड बाय 1 माइनस साइन अल्फ़ा। अब आप साइन अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर आराम से रख सकते हो। तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल इज, साइन अल्फ़ा की वैल्यू बहुत ईजिली आप लिख सकते हैं। साइन अल्फ़ा इज, दिस इज d by 2 by a, तो दिस इज साइन अल्फ़ा। यू कैन पुट साइन अल्फ़ा हियर एंड गेट द फाइनल आंसर। तो साइन अल्फ़ा को d डिवाइडेड बाई 2a रखना होगा, तो रखते हैं इसमें। तो 1 प्लस d डिवाइड बाई 2a, 1 माइनस d डिवाइड बाई 2a, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके फाइनली वी कैन गेट द आंसर ऑफ म्यू। म्यू का आंसर यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस डी डिवाइडेड बाय, एक तरीके से 2a जो है उसका डायमीटर हो गया। तो अगर मैं उसका डायमीटर देता तो 2a की जगह पे उस, यानी उसका मतलब ये जो हेमिस्फेयर्स का डायमीटर आया था, तो 2a प्लस डी डिवाइड बाई 2a माइनस डी। So this is the final answer to this problem.